हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं श्रेया राज और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। तो फटाफट जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि आज हम फिर क्विज करने वाले हैं। और आपके लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये क्विज करना आपके लिए बहुत मस्ट है। अगर आप भी चाहते हैं कि 2021 में मुझे सिलेक्शन लेना है, किसी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आप सिलेक्शन लेने के लिए एकदम दृढ़ निश्चय हो चुके हैं कि हाँ मुझे लेना ही है, तो इस क्विज से ज़रूर जुड़े। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि मैं इसमें पहले के क्वेश्चन से लेकर अभी के जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो सारे भी डालती हूँ। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। और जो स्टूडेंट कंटिन्यू कर रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा कि इनसे उन्हें कितनी प्रॉफिट मिल रही है। तो आप लोग ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और मैं इसमें कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी देती हूँ, तो आप इस तरह से कमेंट करके वो भी बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये क्विज। और अगर क्लीन नहीं दिख रहा होगा तो 480 कर लीजिएगा वीडियो क्वालिटी। अब देखिए स्टार्ट करते हैं आज का क्विज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट आंसर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना की शुरुआत कब हुई, ये क्वेश्चन है आपका। तो आप बताइएगा सौभाग्य योजना की शुरुआत कब हुई। तो ये जो शुरुआत हुई ये हुई 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई नरेंद्र मोदी द्वारा, यानी कि हमारे देश की जो सरकार है, तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। अब इस योजना का संबंध किससे है, तो इस योजना का संबंध बिजली से है। बिजली से यानी कि विद्युत का जो बिजली का जो कनेक्शन होता है उससे इससे रिलेटेड है ये योजना। इसमें क्या होता था कि जब आप अपने घरों में कनेक्शन लगवाते हैं तो इसके लिए आपको नगर पालिका कमिश्नर, वार्ड कमिश्नर या फिर जो भी आपके पंचायत के चुनाव के जो मुखिया होते हैं उन सब से आपको मिलना पड़ता है, कहना पड़ता है कि हाँ कनेक्शन लगवाइए। इसमें एक तो बहुत लेट होती है और दूसरा ये होता है कि जो निम्न दर्जे के लोग हैं उनकी बातें मानी भी नहीं जाती। तो इसीलिए सरकार ने इसके तहत ये जो योजना लाई है सौभाग्य योजना, इसके तहत कहा है कि घर घर जाके वो सबको बिजली देंगे, यानी कि सरकार खुद घर जाएंगे और बिजली के लिए उन्हें कनेक्शन प्रदान करेंगे। तो यही है सौभाग्य योजना जो 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट की गई है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं, तो अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं 3 प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार। अब किसमें कौन कौन सा प्रकार है, एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसके आंसर भी दिए हैं, बहुत अच्छा लगा आप लोग के आंसर देख के। तो अर्थव्यवस्था के जो प्रकार है 3 प्रकार है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ये देखते हैं कि आखिर ये अर्थव्यवस्था होती क्या है और इन तीनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब वैसी अर्थव्यवस्था से होती है जिसमें कि जो पूंजीपति व्यक्ति, यानी कि कह लें जिसे प्राइवेट कंपनी, पूंजीपति व्यक्ति के द्वारा अर्थव्यवस्था पर उनका अधिकार होता है। जैसे कोई देश है, वहाँ जो अर्थव्यवस्था है उस पर किसी पूंजीपति वर्ग यानी प्राइवेट कंपनियों का अधिकार है, तो उसे हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश। जैसे कि आप अगर यूएसए को देखेंगे, अमेरिका को देखेंगे, तो वहाँ बड़ी से बड़ी प्राइवेट कंपनियाँ और देश का जो पूरा का पूरा हिस्सा है कह लीजिए एक तरह से, तो वो प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। और यदि समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसके उदाहरण के रूप में आपने यूएसए ले लिया। और यदि समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये ऐसी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें कि अर्थव्यवस्था के ऊपर पूरा का पूरा सरकार का अधिकार होता है। यानी जो भी अर्थव्यवस्था होंगी देश कि उस पर पूरा का पूरा सरकार का अधिकार होगा, सरकारी कंपनियां होंगी, सरकार के द्वारा ही पूरा संचालन किया जाता है अर्थव्यवस्था को। तो उदाहरण के तौर पे इसमें देख लें तो उदाहरण के तौर पे चीन को आप देख लीजिए, चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य वैसे अर्थव्यवस्था वाले देश से है जिसमें कि पूंजीपति वर्ग यानी कि प्राइवेट कंपनियां और समाजवादी वर्ग यानी कि सरकार, यानी प्राइवेट कंपनियां और सरकार दोनों का हस्तक्षेप होता है, दोनों मिल के अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। जैसे कि हमारे देश को ले लीजिए, इसमें उदाहरण में भारत में, तो भारत में क्या है कि सरकारी कंपनियां भी हैं, बहुत सारी सरकारी कंपनियां। इसके अलावा जो हमारे देश के पूंजीपति वर्ग हो गए हैं जैसे कि मुकेश अंबानी, रतन टाटा, तो इन सब की भी बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं जो कि अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रही है। तो इस तरह से ये जो अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है हमारा देश भारत। आपको ये ध्यान में रखना है तीनों अर्थव्यवस्था और क्या क्या इसके डिफिनेशन है, इसके अंदर क्या क्या। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है
ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। अब ये मनाया जाना क्यों और कब प्रारंभ हुआ, तो हमारे देश के एक महान चिकित्सक थे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जो थे, इन्हीं के सम्मान में 1991 से इसे मनाया जाना शुरू हुआ। 1991 से जो यहाँ की सरकार थी, उन्होंने विधान चंद्र रॉय के सम्मान में ही 1 जुलाई से राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाए जाने की घोषणा की और तब से ये मनाया जा रहा है। हर 1 जुलाई को मनाया जाता है। और इसके अलावा अगर देख लें तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। लिख देती हूँ यहाँ पे, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है। हॉर्टिकल्चर जो है इसका संबंध किससे है, तो ये संबंध है बागवानी से। हॉर्टिकल्चर का संबंध बागवानी से रिलेटेड है, यानी कि बागवानी के अंतर्गत जो भी फलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे एक से अलग अलग किस्म की विभिन्न प्रकार की फलें हो गई, विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ हो गई, तो इनका जो संबंध है ये क्या कहलाता है, इनका खेती, तो ये हॉर्टिकल्चर कहलाता है, यानी बागवानी का संबंध हॉर्टिकल्चर से। इसके अलावा इसी में आ जाता है सेरीकल्चर, जैसे रेशम कीट पालन, उसके एपीकल्चर, पीसीकल्चर, मछली उत्पादन। तो ये एक तरह से एक टॉपिक के रूप में है, जिसमें कि 9-10 ऐसे चीज़ हैं जिसमें कि पालन से रिलेटेड है। तो ये मैं एक दिन आपको करा दूंगी टॉपिक के रूप में, तो आप इसे फिलहाल ध्यान में रखेंगे। अब देखिए किल कोरोना अभियान कहाँ चला। किल कोरोना अभियान जो है कहाँ चला, तो आपको योजनाएं याद रखनी है, क्योंकि आपको पता है कि आए दिन 2020, 19, 14, 15 में इतनी सारी योजनाएं बनाई गई। एक तो केंद्र सरकार के द्वारा अलग योजना बनाई गई, उसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा भी बहुत सारी योजनाओं का निर्माण किया गया। तो ये जो योजनाएं हैं इन्हीं में आता है किल कोरोना अभियान। तो देखिए किल कोरोना अभियान, इसके अलावा रोको टोको अभियान, रोको टोको अभियान, उसके बाद FIR आपके द्वार चरण, ये सारी जो योजनाएं हैं, किल कोरोना अभियान, रोको टोको, FIR आपके द्वार, चरण योजना, ये सब योजनाएं बनाई गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ये सब योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई। ये योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, अगर कहें योजना के रूप में देखें कि अगर किस राज्य सरकार द्वारा सबसे ज़्यादा योजना बनाई गई, तो मुझे तो लगता है मध्य प्रदेश के द्वारा बनाई गई। पूरा का पूरा लंबा का लंबा बनाया गया डंडा। तो ये जो मध्य प्रदेश है, इसके द्वारा किल कोरोना अभियान चलाया गया। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ यदि टाइगर की संख्या देखी जाए तो 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 526 टाइगर, 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 526 टाइगर कान्हा रिजर्व में, क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश जो है ये मध्य भारत का जो इलाका है उसमें से सर्वाधिक अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान सब यहाँ बहुत ज़्यादा है, जैसे पेंच, पन्ना, कान्हा, माधव। तो इस तरह से इन्हीं राष्ट्रीय उद्यान में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ की सर्वाधिक बना है ये टाइगर स्टेट के रूप में सबसे ज़्यादा टाइगर है। और यदि इसके बाद की बात की जाए तो 524 टाइगर कर्नाटक में है। अब देखिए राजेंद्र नीलम किसकी नई प्रजाति है, एक नई प्रजाति है फसल की। तो ये राजेंद्र नीलम ये किसकी नई प्रजाति है, तो ये धान की नई प्रजाति है। राजेंद्र नीलम जो है ये धान की नई प्रजाति है। धान जो पौधा होता है, धान फसल, इसकी नई प्रजाति। इसके अलग अन्य भी प्रजाति हैं, जैसे पूषा हो गया, ये सब प्रजातियाँ हैं इनकी धान की। तो इधर हाल ही में राजेंद्र नीलम नामक नई प्रजाति निकाली गई। अब देखिए धान की खेती के बारे में अगर बात करें तो धान के खेत से क्वेश्चन आता है कि कौन सा गैस निकलता है। ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि धान के खेत से कौन सा गैस निकलता है। तो आपको ध्यान में रखना है मार्च, जिसे मीथेन गैस कहते हैं आप। तो ये गैस निकलता है धान के खेत से, CH4 मीथेन गैस। और ये मीथेन गैस तो CNG में भी यूज किया जाता है इसका। और इसके अलावा मंगल पे मार्स गैस है, मंगल पे मार्स गैस है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो धान की जो खेत से उससे मार्स गैस निकलते हैं। और धान खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। अभी ही मई जून में इसका उपजा मतलब ये रोपण होता है मई जून में, जब बरसात के मौसम पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है धान की फसल के लिए। पूरा का पूरा खेत पानी से गीला होना चाहिए, भींगा होना चाहिए, तभी धान की फसल होती है। तो इसी प्रकार से धान की फसल इसी महीने में अब लगाया जाएगा। अब देखिए देश का पहला प्लाज्मा बैंक है। देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया, तो बताइएगा आप लोग, देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया। तो ये खोला गया दिल्ली में। दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया। अब देखिए जब प्लाज्मा को लोगों को ज़रूरत हुई तो उस प्लाज्मा बैंक का भी निर्माण किया गया। तो अब देखिए ये प्लाज्मा आखिर होता क्या है, तो आपको पता है कि ब्लड जो होते हैं हमारे शरीर में, जो खून होते हैं, ब्लड,
ये ब्लड दो भागों में बटा होता है। ब्लड दो भागों में बटा होता है, एक तरफ तो प्लाज्मा होते हैं, एक तरफ प्लाज्मा होते हैं और दूसरी तरफ जो होते हैं कार्पशल्स होते हैं। कार्पशल्स होते हैं जिसे कनिका भी कहा जाता है। हिंदी में कनिका कहते हैं, इंग्लिश में कार्पशल्स कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ये ब्लड क्या है। तो ब्लड कनेक्टिविटी टिश्यू, यानी कि ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है। इसका पीएच मान की अगर बात की जाए, बार बार पूछा जाता है, तो इसका पीएच मान 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, क्योंकि आपको मैंने एक बार बताया था कि 7 पीएच मान जिसका 7 हो वो उदासीन होता है, 7 से कम अम्ल होता है और 7 से ज़्यादा क्षार होता है। तो ये जो क्षार होता है, बेस जो होता है, तो उसी में ब्लड भी आता है। ब्लड का स्वाद कड़वा होता है, जिसकी वजह से इसे क्षार के रूप में रखा गया है और 7.4 इसका पीएच मान है। अब देखिए ब्लड के दो पार्ट्स हैं, एक तो प्लाज्मा हो गया, एक तो कार्पसल्स हो गया। तो इसी प्लाज्मा बैंक का निर्माण किया गया है नई दिल्ली में। दिल्ली में किया गया। अब देखिए कार्पसल्स, इस कार्पसल्स में 3 श्रेणी होते हैं, एक तो आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तीसरा प्लेटलेट्स, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स या कार्पसल्स भी कहते हैं, और प्लेटलेट्स जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। और ये जो आरबीसी का अगर जीवन काल पूछा जाए कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो ये होता है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। तो ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ इसे आप ध्यान में रखेंगे। ये सब पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब देखिए ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2020 में कचरा उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, यानी कि भारत कितना कचरा उत्पादित करता है, इसका भी सर्वे किया गया है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट के द्वारा। रिपोर्ट पेश किया गया जिसमें कि भारत का स्थान तीसरा, यानी कि भारत तीसरे नंबर पे है जो कचरा उत्पादन करता है, यानी कि भारत तीसरे नंबर पे कचरा उत्पादन करने वाले देशों की संख्या में आता है, देशों की श्रेणी में। अब यदि पहले और दूसरे की बात करें जाए कि पहला और दूसरा कौन है जो सबसे ज़्यादा कचरा उत्पादन करता है, तो अब देखिए इसके लिए आप एक फॉर्मूला के रूप में याद रख सकते हैं इसे, चाय, CHAI, चाय। तो इससे फर्स्ट हो गया चाइना, सबसे ज़्यादा कचरा वही उत्पादित करता है। सेकेंड हो गया USA यानी अमेरिका, और तीसरा हो गया इंडिया, तीसरा इंडिया हो गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट जो 2020 में आई, इसमें सबसे ज़्यादा कचरा उत्पादन करता है चाइना, और उसके बाद करता है अमेरिका, और थर्ड रैंक मिला है भारत को। चाइना का एक जो राजधानी चीन की बीजिंग है, बीजिंग में इतना अधिक प्रदूषण है कि वहाँ लोगों को सांस लेना भी दुभर है। सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ वहीं पर लगाई गई हैं बीजिंग में, और इसीलिए सबसे अधिक जो ये कचरा भी उत्पादित करता है चाइना ही करता है। अब एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी की यदि बात की जाए, पूरे एशिया की लंबी नदी, तो ये है यांगटीसी नदी। यांगटीसी नदी ये एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन है, कह लीजिए एग्जामिनर का, बहुत हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है ये यांगटीसी नदी है। इसके अलावा इसका नाम जो है ये यांगटीसी क्यांग भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, तो आप उसे ध्यान में रखेंगे। यांगटीसी क्यांग नदी भी इसका नाम है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी। अब इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो इसकी लंबाई है 5797 किलोमीटर, 5797 किलोमीटर, यानी कि 5797 किलोमीटर इसकी लंबाई है यांगटीसी नदी। और अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत का पहला कवक पार्क कहाँ खोला गया? भारत का पहला कवक पार्क कहाँ खोला गया? तो इसे आप याद रखेंगे, ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड में भारत का पहला कवक पार्क खोला गया। अब उत्तराखंड के बारे में कुछ जानते हैं उससे पहले हम जानेंगे कवक के बारे में कि आखिर एक कवक क्या होता है। तो आपने कवक पार्क, इसके अलावा यदि लाइकेन पार्क भी कहा जाए, ये भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि लाइकेन जो होता है ये कवक और शैवाल का सहजीवी। अब देखिए एक क्वेश्चन हमेशा आता है, लाइकेन के बारे में पहले जानते हैं कि लाइकेन क्या होता है। तो लाइकेन का एक तो यूज किया जाता है लिटमस पेपर में, लिटमस पेपर में लाइकेन का यूज किया जाता है, और दूसरा लाइकेन का उपयोग किया जाता है प्रदूषण सूचकांक में। प्रदूषण यानी कि वायु प्रदूषण के सूचकांक में इसका उपयोग किया जाता है लाइकेन का। अब लाइकेन किसका सहजीवी होता है? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जामिनर का, ये भी कहिए तो एक फेवरेट क्वेश्चन है कि लाइकेन किसका सहजीवी होता है। तो आपको ध्यान रखना है कवक और शैवाल का। आपने बचपन से इसे पढ़ा होगा, डिटेल से भी पढ़ा होगा। कवक और शैवाल जो होता है, दो चीज़, कवक और शैवाल। मैं यहाँ लिखती हूँ क्योंकि उधर तो दिखेगा नहीं। तो कवक और जो शैवाल होता है, सीधा सीधा आप याद रखिएगा कि कवक और शैवाल का पहला प्यार लाइकेन होता है, यानी कि कवक और शैवाल में किसकी सहजीविता होती है? तो ये लाइकेन होता है, कवक और शैवाल। क्योंकि आपको पता है कि कवक तो वाइट होता है, एक तरह से वाइट फंगस के टाइप का होता है, और ये शैवाल जो होता है ये ग्रीन होता है। आपने देखा होगा कहीं पे कचड़ी टाइप का अगर लगा हुआ हो तो शैवाल होता है ग्रीन ग्रीन। तो ये दोनों आपस में बिना सहजीवी के जीवित नहीं रह सकते, यानी कि ये
आपने अगर कहीं देखा होगा तो पेड़ पे ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं, क्योंकि इन दोनों की आवश्यकता पूर्ति दोनों मिलके कर सकते हैं जो भी जीवन जीने के लिए उपयोगी आवश्यकता है। इसीलिए दोनों सहजीवी होते हैं, साथ रहते हैं और इसे ही लाइकेन का नाम दिया गया। तो कवक और शैवाल किसका सहजीवी है? लाइकेन का सहजीवी। आपको ध्यान में रखना, यही कवक पार्क, यही लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया। उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है उत्तराखंड में। और एक परियोजना ही स्टार्ट की गई है उत्तराखंड में, चार धाम परियोजना। चार धाम परियोजना कहाँ की है? उत्तराखंड की। आपको ये भी ध्यान में रखना है, चार धाम परियोजना उत्तराखंड की। अब देखिए एक क्वेश्चन है, इंतजार आपका योजना किस राज्य द्वारा लाया गया? इंतजार आपका योजना, तो ये योजना भी लाया गया मध्य प्रदेश के द्वारा ही। मध्य प्रदेश के द्वारा भी मैंने इतनी सारी आपको योजनाएं बताई थी रोको टोको FIR द्वारा। तो इस तरह से इंतजार आपका भी मध्य प्रदेश के द्वारा लाया गया। ये पर्यटकों को लुभाने के लिए, यानी कि जो पर्यटक होते हैं उनके लिए ये योजना बनाई गई कि इंतजार आपका। नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि आपका इंतजार, यानी कि हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, किसी गेस्ट का इंतजार कर रहे हैं और किसी गेस्ट का यानी कि पर्यटक का इंतजार कर रहे हैं। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है मध्य प्रदेश के द्वारा ये योजना चलाई गई, ये पर्यटकों के लिए चलाई गई, पर्यटकों के लिए ये योजना चलाई गई। आप ध्यान में रखें। अब देखिए बलराम योजना। बलराम योजना कहाँ की योजना और इसका संबंध किससे है? तो बलराम योजना जो है ये उड़ीसा द्वारा चलाई गई, उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई गई बलराम योजना। और इसका संबंध भूमिहीन किसानों से है। भूमिहीन किसान यानी कि जो किसान भूमिहीन हो गए हैं उन्हें भूमि उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य है। बलराम योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई। उड़ीसा के भी CM की बात की जाए तो ये नवीन पटनायक है, उड़ीसा के CM नवीन पटनायक। एक इनको अवार्ड भी दिया गया, हीरो टू एनिमल्स अवार्ड। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे कि नवीन पटनायक को कौन से अवार्ड दिए गए हैं? तो ये हीरो टू एनिमल्स अवार्ड, हीरो टू एनिमल्स अवार्ड, क्योंकि इन्होंने एनिमल्स के लिए बहुत काम किया। लगभग 14 लाख के करीब एनिमल्स की सुरक्षा के लिए प्रदान करने की घोषणा की, जिसके कारण कि पेटा के द्वारा इन्हें हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दिया गया। आप इसे ध्यान में रखेंगे। और उड़ीसा में ही राउरकेला स्टील प्लांट जो है ये उड़ीसा में ही है। अब देखिए नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की अगर बात की जाए तो ये 2014 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई नमामि गंगे। इसका लक्ष्य था कि जो गंगा है, जहाँ जहाँ भी पूरे भारत में गंगा है उन गंगा को साफ किया जाना, उन गंगा को इतना स्वच्छ किया जाना, इतना साफ किया जाना कि एकदम बेहतरीन गंगा हो। जैसा कि आपने अगर पिछले बार देखा होगा 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो उसके बाद एक वीडियो आई थी, उत्तराखंड के ही CM जो है, उत्तराखंड के DM है रावत, दीपक रावत नाम के, तो उन्होंने हरिद्वार में गंगा नदी के पास एक वीडियो शेयर की थी। उसमें ये जो पानी था, पानी के नीचे मछलियाँ जो फिश होती थी इतनी क्लीन दिख रही थी, नीचे पूरा एकदम साफ साफ क्लीन दिख रहा था कि पूरी मछली, यानी नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत जो है नदियों को इतना, गंगा को इतना साफ कर दिया गया। और लॉकडाउन के कारण 2020 में पूरी साफ हो गई थी, तो साफ नीचे दिख रहा था, बहुत स्वच्छ। तो इनका एक लक्ष्य था कि पूरी तरह से हमें गंगा को साफ करना है। इसके लिए इन्होंने $4,000 मिलियन डॉलर का कर्ज भी लिया। किससे? $1 मिलियन का कर्ज लिया वर्ल्ड बैंक से यानी विश्व बैंक से। इतना का कर्ज भी इन्हें मिला नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए, यानी कि गंगा को स्वच्छ करने के लिए। तो कुछ तो सुधार हुआ काफ़ी हद तक। और देखिए अब उकाई परियोजना किस नदी पर है? उकाई परियोजना की बात करें तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, सूरत में, यानी कि गुजरात में है ये परियोजना, सूरत में, गुजरात में उकाई परियोजना। अब यदि पूछा जाए गुजरात में काकरा जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। काकरा जल विद्युत परियोजना ये भी गुजरात में है। काकरा विद्युत परियोजना कहाँ है? काकरापारा पूरा नाम है इसका, काकरापारा जल विद्युत परियोजना, ये भी गुजरात में, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए फर्स्ट GI टैग किसे मिला है? फर्स्ट GI टैग जो है ये किसे मिला है? तो ये जो फर्स्ट GI टैग था ये दार्जिलिंग की चाय को मिला है, दार्जिलिंग की चाय को मिला है फर्स्ट GI टैग। आपको इसे ध्यान में रखना। और यदि एक क्वेश्चन पूछा जाए कि GI टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो GI टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, 10 वर्षों के लिए GI टैग दिया जाता है। और हाल ही में अभी कश्मीर के केसर को भी मिला है, कोरवा क्षेत्र के केसर जो है उसे भी GI टैग मिला है और 10 वर्षों। इसके अलावा हरमल मिर्च, गोवा का, ये सारी चीज़ों को और बहुत क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों के लिए GI टैग दिया जाता है। अब देखिए देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है और ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य है ये असम में स्थित है, ये असम में स्थित है वन्य जीव अभ्यारण्य। अब चूंकि हाल ही में इसे, ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसे नेशनल पार्क यानी
यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया था, इसीलिए एक क्वेश्चन फेमस। मैं आपको बताई थी अपना जो ये वन्यजीव का मेरा एक वीडियो डाला हुआ, आप अगर उसमें देखेंगे तो उसमें मैंने अंतर बताया था आपको राष्ट्रीय उद्यान में, वन्यजीव अभ्यारण्य में और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में। तो इसीलिए इस जो वन्यजीव अभ्यारण्य था इसे राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, समझिए, आपको भी पता चलेगा कि आखिर इन तीनों में क्या अंतर होता है। सुनने में एक लगता है इनमें भी जीव रहते हैं, इनमें भी जीव रहते हैं, लेकिन इन तीनों में आखिर अंतर क्या होता है। तो यही देखिए, वन्यजीव जो असम में था देहिंग पटकाई परियोजना यानी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो इसे राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया। इसके अलावा असम में और भी राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो लगता है एग्जाम के क्वेश्चन के लिए बना है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है, एक तो कहाँ, एक तो दूसरा इसमें ये क्वेश्चन आता है कि ये क्यों फेमस है। तो ये एक सींग के गेंडा के लिए फेमस है, एक सींग का गेंडा इसके लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है, वहाँ पे मानस राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा यानी कि असम में है, और देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, इसे भी आपको ध्यान में रखना है असम में। अगर असम के सीएम की बात की जाए कि असम के सीएम कौन है, तो आपको इसे भी ध्यान में रखना है, सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल असम के सीएम है, सर्बानंद सोनोवाल, ध्यान में रखना। उसके बाद देखिए, असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन थी। असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आपको ध्यान में रखना है, ये है सैयदा अनवरा तैमूर। सैयदा अनवरा तैमूर ये असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी, जिनका कि हाल ही में यानी 2020 में निधन हो गया। अब ये नहीं है, लेकिन ये असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए, ज्योत्सना चिनप्पा का संबंध किससे है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा था कि खिलाड़ियों के खेल से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप बताइए ज्योत्सना चिनप्पा का संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध है वो स्क्वैश से, स्क्वैश की खिलाड़ी हैं ये ज्योत्सना चिनप्पा, भारतीय मूल की हैं और इन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं। तो आपको इसे ध्यान में रखना है कि ज्योत्सना चिनप्पा का संबंध स्क्वैश से। अब देखिए, दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर के लेखक कौन है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है हमारे देश के। तो ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क के रूप में यानी कि कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये क्विज, आपने कितने आंसर सही किए हैं ये जरूर बताइएगा, और आपकी तैयारी में ये कितना प्रतिशत योगदान दे रहा है आप बताइएगा। इससे हमें भी पता चलेगा कि जो मैं कर रही हूँ ये सही है, आई मीन कि आप लोगों को इससे प्रॉफिट हो रहा है। तो ज़रूर बताइएगा, और अगर लिखने में यानी कि नोट करने में प्रॉब्लम होती होगी तो सुन के वीडियो को रोक के कर लीजिएगा, क्योंकि सीट नहीं होने के कारण इतना सारा क्वेश्चन बताना पड़ता है। एक एक अगर बताऊं तो संभव भी है कि क्लीन दिखे, इतना सारा बताने के कारण पूरी तरह से खिचड़ी बन जाता है। तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। बाकी आज तो इतना ही, कल फिर हम क्विज करेंगे। तो तब तक के लिए घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।